हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ के बाद व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध और एक सेल तथा गैल्वेनोमीटर के बीच एक सर्किट बनाया, जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध से एक अज्ञात प्रतिरोध को उन्होंने ज्ञात करने का एक तरीका बताया और जिसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए, 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेतु, तो ये उनका तरीका है, ब्रिज उनको कहा गया। व्हीटस्टोन ने गैल्वेनोमीटर तथा सेल के बीच एक परिपथ बनाया और इस प्रकार बनाया कि उसमें 4 प्रतिरोध में से 3 प्रतिरोध ज्ञात होने पर चौथा जो अज्ञात प्रतिरोध है उसे ज्ञात करने का तरीका उन्होंने दिया, जिसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के बारे में सेतु कहते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इन्होंने कैसे इस चीज को सजाया, एक फिगर में देखिएगा। ये मैं थोड़ा सा इसे कलरफुल देना चाहता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस 4 लगा हुआ है, ये आपका चार रेजिस्टेंस है। इसे एक सेल द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर यहां पे जोड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड जी गैल्वेनोमीटर। ये देखिए, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के 4 भुजा हैं। इनका नाम इस प्रकार हम देते हैं ए, बी, सी और ये डी। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है।
इसे ध्यान से देखें, इसमें 4 प्रतिरोध लगा हुआ है। इसको मानते हैं P, इसको मानते हैं Q, इसको R और इसको S। ये 4 प्रतिरोध है, यानी कि चतुर्भुज के 4 शीर्ष, यानी कि 2 विकर्ण, एक विकर्ण AC के बीच और एक विकर्ण BD के बीच में है, बनेगा। एक विकर्ण के साथ, किसी एक विकर्ण के साथ एक सेल को हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो AC जो विकर्ण है, इसके साथ हम लोगों ने एक सेल को कनेक्ट किया, ठीक है। ये सेल है जिसका EMF E हमने माना, और विकर्ण BD के बीच एक तार हमने लगा दिया, जिसको हमने कहा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को जस्ट बहुत लोग ऐसे कह देते हैं कि यह करंट को मेजर करता है, मापता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल डिटेक्ट करता है ना, यह डिटेक्ट करता है, बताता है। कैसे? जैसे अगर करंट ऐसे आएगा, ऐसे ये जो कांटा है इसमें ये इधर जाएगा, अगर निगेटिव गया तो इधर गया, ये केवल नहीं गया तो सीधे खड़ा रहेगा, ठीक है। ये केवल डिफ्लेक्शन को दिखाता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है, बताता है, डिफ्लेक्शन को बताएगा केवल, है ना। तो देखिए अब हम लोग इसे कैसे से प्रूफ करना है, हमको क्या प्रूफ करना है कि इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और इन 4 प्रतिरोधों को हम लोगों ने चतुर्भुज के 4 भुजाओं को व्यक्त कर लेते हैं। जैसे AB भुजा है जिसका प्रतिरोध P है, BC एक भुजा है जिसका प्रतिरोध हम लोगों ने क्या लगा लिया, मान लिया Q। AD एक भुजा हुआ, उसका प्रतिरोध जो लगा हुआ है उसको हम लोग R माने, और D से DC के बीच में एक प्रतिरोध A को मान लिए। इस प्रकार 4 भुजा इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है, जो इस चतुर्भुज के एक विकर्ण के साथ एक सेल लगा हुआ है और दूसरे विकर्ण के साथ एक गैल्वेनोमीटर हम लोगों ने लगाया। यदि इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 चीज बहुत प्रमुखता से है कि यह सेतु संतुलन में कब कहा जाता है। यह सेतु, इसको सेतु नाम दिया गया है, क्या कहा गया है, सेतु। यह सेतु संतुलन की स्थिति में कब समझा जाएगा या कब होगा, तो याद रखिएगा, संतुलन की अवस्था तभी माना जाएगा जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाह नहीं बताए, यानी कि इसमें करंट 0 हो, कोई डिफ्लेक्शन इसमें नहीं हो, यह कांटा इस तरह से ही रहे, ना इधर जाए और ना ही इधर आए। यह तब संभव है जब इसमें करंट आएगा तो ये इधर हिलेगा, थोड़ा सा भी करंट आएगा तो थोड़ा सा, बहुत सेंसिटिव होता है ये, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कि अगर ये PQRS 4 प्रतिरोधों में से यदि 3 प्रतिरोध हमें ज्ञात हो तो चौथा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, और इसी आधार पर आगे पढ़िएगा। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज जिसको हम लोग कहेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है करंट को नापने का, रेजिस्टेंस को नापने का, ठीक है, इसी पर आधारित बना हुआ है वो इंस्ट्रूमेंट। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। देखिए, माना कि इसे लिखेंगे, माना ABCD एक चतुर्भुज है जिसका 4 भुजाओं AB, BC, CD तथा AD को 4 प्रतिरोधों
रूप में P, Q, R तथा S माना गया है। चतुर्भुज के दो विकर्ण AC तथा BD है। AC के बीच एक्सेल तथा BD के बीच एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। सेल से धारा I प्रवाहित कराने पर, इसे नोट करें पहले, यहां एक स्विच बना लीजिए। स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो इसमें से करंट I प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, जल्दी फटाफट नोट करें, लंबा है। ओके, अब देखें, यहां गौर से देखिएगा, यह I यहां पहुंचता है। ठीक है, तो A और C के बीच में सेल लगा हुआ, इन दोनों के टर्मिनल पे यहां पे वोल्टेज सेम होना चाहिए। यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होनी चाहिए, तब बैलेंस। आगे समझाते हैं हम आपको। तो यहां पे जब I पहुंचेगा ये, तो यहां I किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार I दो भागों में, दो रास्ता मिल रहा है इसको। A से एक AB की ओर जा रहा है और एक AD की ओर जा रहा है। ठीक है, यदि P और R का रेजिस्टेंस, प्रतिरोधीय मान यदि बराबर हो तो दोनों में इस I का समान भाग बंटकर दोनों में चले जाएंगे। यदि P का मान, P का प्रतिरोध R के प्रतिरोध से अलग है तो इसमें कम, इसमें ज्यादा जाएगा। इस तरह से होगा। लेकिन मानकर चलते हैं हम लोग कि यहां पे I दो भागों में बढ़ता है। इस भाग में I1 तथा इस भाग में I2 जा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः A पर धारा I दो भागों में माना। A पर धारा I दो भागों में बंट रहा है। प्रतिरोध AB में I1 तथा AD में I2 धारा
प्रवाहित हो रहा है। इसलिए किरचॉफ के प्रथम नियम से I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा। नोट करें इसे फटाफट। ओके, अब देखें नेक्स्ट। यहां आ गया I बराबर I1 प्लस I2। ये चीज हम लोगों ने देखा किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब देखिए सवाल उठता है, यहां पे I1 पहुंच गया, यहां पे I2 पहुंच गया, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। तो जब I1 यहां पहुंचेगा तो I1 को दो रास्ता और मिलने वाला है। एक रास्ता B से D की ओर आ रहा है और एक B से C की ओर आ रहा है। उसी प्रकार D पर भी जरा सोचिए कि I2 अगर यहां आ रहा है तो I2 को भी दो पथ मिलेगा। एक यहां से D से B की ओर जाएगा और एक यहां से D से C की ओर जाएगा। स्वाभाविक बात है, जिस प्रकार I यहां आकर बिंदु A पर दो भागों में, दो पथ मिला, दो भागों में बटा, उसी तरह I1 को भी दो पथ मिल रहा है, इसको भी दो भागों में बंटना चाहिए। D पर भी I2 को दो पथ मिल रहा है, एक इस ओर जा रहा है, एक इस ओर जा रहा है, यहां भी दो भागों में बंटना चाहिए। सवाल उठता है कि I1 यहां आ रहा है तो दो पथ मिल रहा है और I2 भी आ रहा है तो इसको भी दो पथ मिल रहा है। तो ये तो बात समझ में आ रही है कि दो अलग अलग पथ यहां से आकर ये और यहां से ये जाकर मिलकर तब यहां से आकर यहां निकल जाएंगे। लेकिन I1 का एक भाग यदि यहां से टूट रहा है इसमें आएगा और I2 का भी बंटकर इसमें से जाएगा, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा कि कौन सा भाग टूटेगा और कौन सा भाग टूटने के बाद एक उसका पार्ट इसमें जाएगा और एक इधर जाएगा, या इसका इसमें या इसमें आएगा। सवाल उठता है I1 और I2 के माने B पर या D पर I1 बंटना चाहिए या I2 बंटना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान रखिएगा। यह तब संभव है कि यदि ये तो दोनों विभवांतर हैं, बिंदु B और बिंदु D पर जिस बिंदु पर विभव अधिक होगा उसी का करंट बंटेगा। फिर से, यदि B पर वोल्टेज D के वोल्टेज से अधिक होगा तो I1 दो भागों में बंटकर इधर एक इधर, ये I2 ऐसे आकर ऐसे चला जाएगा। अथवा B के विभव से D का विभव यदि अधिक हो जाता है तो I1 ऐसे आया फिर ऐसे चला जाएगा, नहीं टूटेगा, और I2 एक भाग इधर जाएगा और एक भाग इधर जाकर ऐसे घूम कर आएगा। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने माना यदि बड़ा हो VD से तो I1 पुनः दो भागों में बटेगा। ठीक है, तो मान लिया कि B का जो विभवांतर है D के विभवांतर से अधिक है, मानकर चले, तो I1 दो भागों में बट जाए। तो मान लिया कि एक भाग इधर I3
और इसमें Ig आया, गैल्वेनोमीटर में Ig मान लिए, या आप ऐसे कर सकते हैं कि I1 माइनस समथिंग, I इसमें से कुछ समथिंग कर सकते हो क्योंकि I में से टूटा, या I3 कर सकते हैं। और ये I2 अब इधर नहीं टूटेगा क्योंकि इसका वोल्टेज कम है, तो ये I2 यहां मान लीजिए कि इसको I4 इसमें, क्योंकि ये वाला आकर इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू चेंज हो गया। ये I1 यहां गया तो I1 में से कुछ तो वैल्यू Ig का होगा, इसमें से कम हो गया तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, उसको हम लोग क्या मान लिया, I3 मान लिया। ठीक है, तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि किरचॉफ बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 बराबर हो जाएगा Ig प्लस I3, इक्वेशन फर्स्ट। डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, देखिए डी पर I2 आया, इधर से Ig आएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका I4 बराबर Ig प्लस I2, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, मिटाकर हम अब प्रूफ करेंगे। फटाफट नोट कीजिए। ओके, लिख लेते हैं एक बार फिर। I1 बराबर Ig प्लस I3, इक्वेशन फर्स्ट माना हमने। I4 बराबर Ig प्लस I2, इक्वेशन 2 माना हम लोगों ने। ठीक है, इसे नोट करिए। अतः अब देखिए, अब किरचॉफ के दूसरे नियम को अप्लाई करेंगे। अतः किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, किसी बंद पास को लेना चाहिए, तो बंद पास से, बंद पास या बंद लूप, बंद पास ए बी डी ए, इसमें देखिए ध्यान से, बंद पास ए बी डी ए में, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि इसका प्रतिरोध PI1 ऐसे जा रहा है, सीधा ऐसे आ रहा है। यहां देखिए इसका प्रतिरोध G है और I प्लस GIG प्लस, अब यहां देखिए ये ऐसे धारा जा रहा है ऐसे, और ये आएगा तो ऐसे जाएगा ना, हमने लूप ऐसे माना है ना, ऐसे आकर ऐसे जा रहा था, निगेटिव हो जाएगा, इसलिए माइनस RI2 बराबर कोई क्या होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए, हमने माना। ठीक है, लिखेंगे चूंकि सेतु को संतुलन में होने के लिए क्या शर्त है, होने के लिए याद रखिएगा, G में, G मतलब इसमें धारा का मान 0 होना
चाहिए। यह संतुलन में तब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कि सेतु को संतुलन में होने के लिए जी में, मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य होना चाहिए, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बड़ा है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें धारा अर्थात IG बराबर 0 होना चाहिए। IG मतलब करंट 0 होना चाहिए। यह तब होता है जब इसका और इसका वोल्टेज सेम हो जाएगा। जब इसका और इसका वोल्टेज जब सेम होगा तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। अरे धारा तब प्रवाहित होता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो कोई डिफरेंस नहीं मिला हमको, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, धारा टूटेगा कब? जब वो पोटेंशियल एक दूसरे से बड़ा होगा, तब एक दूसरे से बड़ा होगा। मतलब यहां का पोटेंशियल इससे अगर अधिक है तो ये टूटेगा। लेकिन इसमें धारा कब नहीं जाएगा? जब इन दोनों के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों बिंदुओं पर पोटेंशियल बराबर हो गया। ठीक है, तभी ऐसा स्थिति आता है। ठीक है, तो I बराबर 0, तो देखिए यहां, इसलिए PI1 और G का मान जब 0 होगा तो इसमें गुना होगा तो क्या होगा? 0। बचा क्या हमारे पास? RI2 बराबर 0। ठीक है, तो यहां देखिए PI1 बराबर हो जाएगा RI2 के। इक्वेशन 3 लगा लिए। उसी प्रकार बंद पास यहां देखिए BCDB में, फिर से देखिएगा, यहां ध्यान से देखिए, यहां तो ये हो जाएगा QI3, और यहां देखिए ये ऐसे आया। हम लोगों ने कैसे लिया हुआ है? ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, करंट ऐसे 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 कर रहे हैं हम लोग, तो यहां आया तो ये माइनस में हो जाएगा, उल्टा -SI4, और इसमें फिर धारा तो इधर से माने हुए थे, ये ऐसे हमने माना, माइनस में GIG बराबर 0। संतुलन में होने के लिए क्या? IG में क्या है? 0 है, करंट तो 0 है। इसलिए यहां देखिए ये 0 जब हुआ तो QI3 और -SI4 बराबर 0। इसको इधर लेकर जाएंगे, QI3 बराबर SI4, समीकरण 4। जल्दी नोट करें, मिटाया जाएगा। जल्दी नोट करें बाबू, पॉज करें फटाफट। ओके, अब देखें, यहां देख लेते हैं। अतः समीकरण 3 में 4 से भाग देने पर, 3 में 4 से भाग दिया जाए तो देखिए यहां हो जाएगा PI1 बाई इसका लेफ्ट I3 है इक्वल टू फिर RI2 बाई SI4। यस, ठीक है, ये हम लोगों ने डिवाइड किया। अब ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 में। समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहां हैंस IG जब 0 हो रहा है
तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, ये 0, तब I1 बराबर I3 हो जाएगा क्या, IG बराबर 0। उस स्थिति में I1 और बराबर हो जाएगा I3 के। उसी प्रकार ये भी I4 बराबर होगा I2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, देखें यहां ध्यान से, PI1 बाई Q, I3 बराबर क्या है, I1 है क्या, तो हम लगा सकते हैं I1 बराबर RI2। ध्यान से देखें I4 बराबर I2 है क्या, तो I2 रख दिए, I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। यही है व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन की स्थिति। यदि ये तीन कोई भी जानकारी हो, कोई भी तीन ज्ञात प्रतिरोध हो, तो चौथा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बात है कि इस सेतु को संतुलन में होने के लिए V में वैल्यू 0, धारा का मान 0, माने कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर केवल डिफ्लेक्शन ही बताता है, मेजरमेंट नहीं करता है, धारा को मेजरमेंट नहीं करता है, केवल डिफ्लेक्शन बताता है। धारा मापने के लिए अलग डिवाइस है, एमीमीटर या एमीटर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। गैल्वेनोमीटर नहीं, कदापि नहीं, कतई नहीं मानिएगा। ये केवल धारा को आने जाने या उपस्थिति को बताता है केवल, ठीक है। ओके, इसे नोट करें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।